करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का जो था कि क्यों मेजर करना चाहते थे, उसका मेन रीजन ये था कि दे वांटेड टू नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सबकी कैपेसिटी में क्यों डिफरेंस है, सबकी अलग अलग क्यों, कुछ लोग एक अकेडमिक उसमें अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके के काम में अच्छा कर लेते हैं, सो वाई दे आर डिफरेंट, वो इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों है, उस वजह से एक नीड अराइज हुआ था कि हमें मेजर करनी चाहिए सबकी इंटेलिजेंस, जिससे हमें पता चले कि क्यों है ऐसा डिफरेंस सबके अंदर। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में, एक तो इंटेलिजेंस टेस्ट को डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू एंड डेविएशन फ्रॉम आईक्यू, के आईक्यू से हटके और क्या चीज और क्या बातें करी गई हैं इसमें, प्लस उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, फिर हिस्ट्री है, देन टाइप ऑफ टेस्ट है, और बाद में ये है कि ये कहाँ पे यूज होते हैं सबसे ज्यादा। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं पहले। बैकग्राउंड में सबसे पहले इन्होंने बात करी गई है जनरल फैक्टर थ्योरी की। जनरल फैक्टर थ्योरी जो फैक्टर एनालिसिस के बेस पे जो थ्योरीज बनी है, जो हमने पढ़ भी ली है ऑलरेडी। तो फैक्टर एनालिसिस के बेस पे जो थ्योरीज हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि जनरल एक फैक्टर होता है इंटेलिजेंस, और वो जनरल फैक्टर है जो वो एक जनरल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है जो कि कॉमन है सब में। So basically a general intellectual capacity which is common for a number or all of activities. तो जनरल फैक्टर थ्योरी ये कहती है कि फैक्टर एनालिसिस करके बेस पे ये बोलते हैं कि एक जनरल कॉमन फैक्टर होता है, जैसे आपको चार्ल्स स्पीयरमैन की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी ये उसी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज करके ये बोला था कि एक जनरल कॉमन फैक्टर होता है जिसकी जरूरत हमें हर तरह की एक्टिविटीज में पड़ती ही है। ठीक है, तो उसको इन्होंने बोला कि जैसे चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में ये बोला था कि एक जनरल फैक्टर है, या जी फैक्टर जो इनका फेमस हुआ था, कि एक जी फैक्टर है जो सब में कॉमन होता है, जितनी भी हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती हैं उनमें एक जी फैक्टर कॉमन होता है। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो टेस्ट होते हैं, टू टेस्ट ट्रूली मेजरिंग जी वुड अकाउंट फॉर हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, कि अगर हम कोई 2-3 टेस्ट अगर हम बनाते हैं जिसमें हम जी फैक्टर को मेजर करेंगे तो वो टेस्ट आपस में बहुत कोरिलेट करेंगे। बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी को रिवाइज भी किया था, जिसमें इन्होंने फिर अपना स्पेसिफिक फैक्टर की भी बात करी थी। तो बाद में जी फैक्टर के साथ एस फैक्टर भी आ गया था, जो इन्होंने बोला था कि जो एस फैक्टर होंगे वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी जो हमें अलग अलग कामों में जरूरत पड़ती है। तो जी हो गया जो सब में कॉमन है, एस हो गया जो सब में अलग अलग है, स्पेसिफिक है, और उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, जीरो को रिलेशन होगा। तो इस तरीके से जनरल फैक्टर थ्योरी स्टार्ट हुई थी आना। फिर बाद में जेंसन ने भी बोला था कि जो जी फैक्टर है वो हमारे अंदर होता है। ही एडवोकेटेड द व्यू पॉइंट दैट जी फैक्टर इज मैनिफेस्टेड इन बिहेवियर इन अ नंबर ऑफ वेज, मतलब हम जी फैक्टर को अपने बिहेवियर में बहुत तरीकों से शो कर सकते हैं, और इसको बहुत अनलिमिटेड तरीके से, वेराइटी से उसको चेक भी किया जा सकता है। सो जी फैक्टर कैन बी टेस्टेड बाय ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्चुअली इंडिपेंडेंट आइटम्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है जी फैक्टर के लिए जो टेस्ट हम यूज करेंगे वो आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट टेस्ट भी हो सकते हैं, जेंसन ये कह रहे थे। तो बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं, डिस्टिंक्ट टेस्ट हैं जिसको यूज करके हम जी फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। प्लस एक इनकी थ्योरी में एक क्रिटिसिज्म था, क्योंकि ये बोलते थे कि जो जी फैक्टर है वो लार्जली इनहेरिटेड है, उसके ऊपर एनवायरमेंट का कोई असर नहीं होता, जो कि एक बहुत ही इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोली थी जेंसन ने। फिर आते हैं बिने और साइमन के ऊपर। इन्होंने भी इंटेलिजेंस को एक जनरली वो बोला था, क्योंकि अभी हम जनरल की बात ही कर रहे हैं, जनरल फैक्टर की, तो उन्होंने भी बोला था कि इंटेलिजेंस एक जनरल होती है, जनरल कैपेसिटी होती है, जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो हर चीज में अच्छा करता है। तो जनरल का होने का मतलब है जिसके अंदर भी वो चीज होगी वो अपने हर काम में अच्छा ही होगा, वो हर तरीके से इंटेलिजेंट ही होगा, चाहे वो क्रिएटिविटी हो गई, चाहे वो अकेडमिक हो गया, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गई। तो बिने भी और साइमन भी यही बोलते थे कि इंटेलिजेंस जो है वो एक जनरल कैपेसिटी है, जिसके अंदर वो होगी वो सब में अच्छा होगा। बट इन्होंने एक चीज अलग करी थी, इन्होंने स्पीयरमैन और जेंसन से अलग क्या किया था, इन्होंने बोला था कि अलग अलग बहुत ही वेराइटी ऑफ टेस्ट यूज होंगे इनको मेजर करने के लिए। साइमन और बिना ने बोला कि अगर हमें जनरल इंटेलिजेंस जो है वो मेजर करनी है तो उसमें हमको अलग अलग टेस्ट यूज करने पड़ेंगे, वेराइटी ऑफ टेस्ट। और उसका इन्होंने नाम दे दिया था इंटेलिजेंस स्कोर या इंटेलिजेंस क्वेश्चन करके। और उस टेस्ट में ये क्या मेजर करते थे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती थी, कॉम्प्रीहेंशन होती थी, जैसे अभी भी हमने देखा कई बार हमारी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें यही सब चीजें मेजर करी जाती हैं। तो अभी हम जब एग्जाम्स देखते हैं तो हमें दिखता है उसमें कि हमारी रीजनिंग का टेस्ट होता है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल थिंकिंग, इस तरह की चीजें होती है ना। तो इसी टाइप का बिने का भी टेस्ट था, जो ये इन्होंने बोला था कि जनरल इंटेलिजेंस है, लेकिन हमें उसको चेक करने के लिए हमें वैरायटी ऑफ टेस्ट लेने पड़ेंगे, फिर हम उन सबको ऐड करके एक स्कोर निकाल लेंगे जिसको हम इंटेलिजेंस बोलेंगे। तो ये सारी जनरल फैक्टर में आ गई थी थ्योरीज। फिर आई थी मल्टीपल थ्योरीज। मल्टीपल थ्योरीज ने जी फैक्टर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि जी फैक्टर नहीं होता, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरीज है, ना तो वो जी फैक्टर की तरफ से बोलती थी, ना तो वो एस फैक्टर की तरफ से। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जी फैक्टर एस फैक्टर कुछ भी नहीं है। ये वाली थ्योरीज इंटेलिजेंस को ना ट्रेड्स और फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स, ग्रुप्स के बेस पर डिस्क्राइब करते थे, मतलब ये ग्रुप की बात करते थे और ट्रेड्स की बात करते थे। तो जैसे इसमें सबसे पहले थर्स्टन की आई थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो अब जैसे स्पीयरमैन ने बोला था कि बहुत सारे जनरल फैक्टर्स होते हैं, तो थर्स्टन ने बोला कि बहुत सारे जनरल फैक्टर नहीं होते हैं, एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है। सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस हैव अ कॉमन प्राइमरी फैक्टर। जो हमारा कोई एक पर्टिकुलर मेंटल ऑपरेशन है उसका एक प्राइमरी फैक्टर होता है जिसका ग्रुप होता है पूरा।
दैट गिव्स देम साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिटी। तो वो जितने भी मेंटल ऑपरेशन है जिसके लिए हमें वो प्राइमरी फैक्टर चाहिए, वो एक ग्रुप हो गया। फिर दूसरा ग्रुप हो गया जिसमें दूसरा मेंटल ऑपरेशन है और उसका अलग प्राइमरी फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, यहाँ पे ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो थर्स्टन बोलते हैं हमारे अंदर ना प्राइमरी फैक्टर्स के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं, और उस प्राइमरी फैक्टर के थ्रू हम उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंटल ऑपरेशन आते हैं वो कर सकते हैं। जैसे इनके जो 7 प्राइमरी फैक्टर्स थे, नंबर फैक्टर है, तो अगर किसी के अंदर प्राइमरी फैक्टर है, नंबर फैक्टर है, तो वो उससे रिलेटेड कोई भी मेंटल ऑपरेशन कर सकता है जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अगर हमारे अंदर वर्बल फैक्टर प्रेजेंट है जो प्राइमरी है, तो हम वर्बल कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर स्पेस फैक्टर है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट से, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी मैनिपुलेशन करते हुए या मैप्स बनाने का कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल इंटेलिजेंस होती है ये। अगर हमारे अंदर मेमोरी फैक्टर है, तो हम चीज़ें याद करने का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर वर्ड फ्लुएंसी होने की वजह से हम वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकते हैं, उनको जोड़ के सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनका उससे हम कॉम्प्रीहेंशन बना सकते हैं। रीजनिंग का अगर हमारे अंदर प्राइमरी फैक्टर है, तो उस रीजनिंग का यूज करके हम हर एक चीज का एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रीजन निकाल सकते हैं। और अगर हमारे अंदर परसेप्चुअल स्पीड का प्राइमरी फैक्टर है, तो हम चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी समझने वाली चीज़ होगी जिसमें परसेप्शन की जरूरत होगी, तो हम जल्दी समझ लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये सारे प्राइमरी फैक्टर है और इनसे जुड़ा हुआ पूरा ग्रुप होता है जो इसके ऊपर बेस्ड काम करता है। तो ये प्राइमरी फैक्टर्स जिसमें जिसके अच्छे होंगे वो उससे जुड़ा हुआ काम अच्छा करेगा। इसको मेजर करने के लिए फिर इन्होंने टेस्ट भी बनाया था जिसको टेस्ट ऑफ पीएमए बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि वो एस फैक्टर जी फैक्टर वाला झगड़ा खत्म कर दिया और इन्होंने बिल्कुल ही अलग बोल दिया कि ग्रुप होता है पूरा। फिर गिलफर्ड का मॉडल आया जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, उसमें तो हमने देखा कि उन्होंने तो बिल्कुल ही हटके एकदम बोला कि दो चार नहीं है, बहुत सारे होते हैं। और उस तरीके से उन्होंने उसको एक क्यूबिकल फॉर्म में दिखाया था, जो हमने अपनी लास्ट उसमें पढ़ा भी था यूनिट में, कि उन्होंने अपने मॉडल को बताया था कि उसमें कंटेंट होता है, उसमें मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, उसमें प्रोडक्ट होता है, फिर उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और उन सबको मिला जुला के हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। तो इनका मॉडल एक तरीके से बहुत ही डिटेल्ड और 3 डायमेंशनल मॉडल था गिलफोर्ड का। फिर आ गई गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब हॉवर्ड गार्डनर की एक बुक है फ्रेम ऑफ माइंड, जिसमें है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये थ्योरी दी हुई है जिसमें इन्होंने बिल्कुल ही नया और डिफरेंट व्यू दे दिया हमारी इंटेलिजेंस का। इन्होंने बोला कि हमारी इंटेलिजेंस क्या है, जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो हमारे पोटेंशियल हैं, जिसपे हम अपने आप को एक कॉम्पिटेंट कह सकते हैं, जिसके बेस पे वो हमारी इंटेलिजेंस होती है। फिर इन्होंने पहले 8 फिर उसके बाद 9 टाइप की इंटेलिजेंस जो थी वो अलग अलग बताई थी, जो हम ऑलरेडी लास्ट ब्लॉक में कवर कर चुके हैं। फिर आई स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी थी ट्रायर्किक, जिन्होंने बोला कि आप इतनी सारी जो अलग अलग बता रहे हो इंटेलिजेंसेस, हो सकता है कि वो किसी की एबिलिटीज हो, एबिलिटी या टैलेंट हो, तो टैलेंट और इंटेलिजेंस में फर्क कैसे करोगे आप। तो इन्होंने बोला कि आप उसके स्ट्रक्चर पे मत जाओ, आप इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे मत जाओ, उसके प्रोसेस पे जाओ, किस तरीके से वो काम करती है इंटेलिजेंस। अब जैसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, वो कैसे काम करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कैसे हेल्प करती है हमें समझने में, चीज़ों को एनालाइज करने में। क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, हमें नए नए सॉल्यूशंस ढूंढने में कैसे हेल्प करती है, वो नए सिचुएशन में जब हम जाते हैं तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस हमें कैसे हेल्प करता है। फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो डेली लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी अपने काम कर रहे होते हैं, अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट कर रहे होते हैं अपने आप को, उसमें ये वाली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। तो इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच था, ये बोलते थे कि आप प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन पे जाओ, कि कैसे हम इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, ना कि इस पे कि कितने कितने इंटेलिजेंस है। फिर आई थी वर्नर की हायरार्किकल थ्योरी, जो कि एक्चुअली इसमें नया कुछ नहीं था, इन्होंने एक गैप फिल कर दिया था दो थ्योरीज के बीच का। 2 फैक्टर थ्योरी उठा ली थी स्पीयरमैन की, और थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी उठा ली। दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, और दोनों को कंबाइन करके इन्होंने एक गैप फिल कर दिया दोनों के बीच का, और बोला कि हमारे इंटेलिजेंस के 4 लेवल होते हैं, हायरार्की होती है एक। हायरार्की में मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी बॉटम लेवल से। बॉटम लेवल में ये बोलते हैं हायरार्की में स्पेसिफिक फैक्टर आ जाते हैं, जो हमें एक स्पेसिफिक काम करने के लिए चाहिए होती है, जो हमें जो इंटेलिजेंस। फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर ग्रुप आ जाता है, जो इन्होंने उससे लिया थर्स्टन से, और वो ग्रुप है जिसमें हमें छोटे छोटे माइनर ग्रुप फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो हमें छोटे लेवल की इंटेलिजेंस के लिए चाहिए होते हैं। फिर इन्होंने बोला उसके ऊपर बड़ा ग्रुप आ जाता है, मेजर ग्रुप फैक्टर्स, जिसमें वर्बल, न्यूमेरिकल इस तरह की एबिलिटीज चाहिए होती है, प्रैक्टिकल, स्पेशियल, फिजिकल इस तरह की एबिलिटीज चाहिए होती है। नेक्स्ट लेवल हो गया। फिर हाईएस्ट लेवल इन्होंने बोला मिला जुला के इन सबका बन जाता है जनरल इंटेलिजेंस, जो स्पीयरमैन का है। तो एक्चुअली इन्होंने कुछ करा नहीं नया, इन्होंने स्पीयरमैन की थ्योरी को फर्स्ट और फोर्थ में डाल दिया, और बीच के 2 पॉइंट इन्होंने थर्स्टन के डाल दिए। तो ये थ्योरी इन्होंने बना दी। तो बिगिनिंग इन 1969 वर्नन बिकेम इंक्रीजिंगली इन्वॉल्वड इन स्टडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो इन्होंने कोशिश की थी कि समझें कि कैसे जेनेटिक फैक्टर, एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें किस तरह से इन्वॉल्व है हमारी इंटेलिजेंस को बिल्डअप करने में। फिर हम जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस में क्या था, जैसे कि हम सब जानते हैं, और मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि गेल्टन ने ये टर्म दिया था मेंटल टेस्ट। गेल्टन, सर फ्रांसिस गेल्टन, ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, जो कि आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना ही होगा, नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है। ये उनके कजन है फ्रांसिस गैल्टन। और इन्होंने कुछ छोटे मोटे टेस्ट बनाए थे लोगों की इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए, जैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट था, ऑडिबल पिच कि कितना हाईएस्ट हमें सुनाई देता है पिच, काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन। तो छोटे मोटे टेस्ट थे जो इन्होंने बोला कि जिससे हम लोगों की सेंसरी इंटेलिजेंस का टेस्ट कर सकते हैं, सेंसिस का टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी मेंटल टेस्ट की। इन्होंने ही पहली बार जो यूज़ किया था मेंटल टेस्ट, वो इन्होंने ही यूज़ किया था। और उसके बाद ये जो टेस्ट है अगेन एक बुक में भी मेंशन किया गया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जेम्स मैकीन कैटल, उन्होंने अपनी बुक में भी, अपने लिटरेचर में भी ये वर्ड मेंशन किया था।
जिसमें उन्होंने अलग अलग टेस्ट के बारे में बताया था। जब पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे ना, उसमें बहुत अलग टाइप के होते थे, जैसे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करी जाती थी, आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट चेक करी जाती थी, सेंसिटिविटी टू पेन चेक किया जाता था, इस टाइप की चीज़ें। फिर आए अल्फ्रेड बिने। अब बिने के केस में क्या हुआ था, इनको तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने काम दिया था कि उनको बोला गया था कि आपको एक पर्टिकुलर स्कूल में आके ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है जो मेंटली रिटार्डेड है। तो बिने को ये काम मिला गवर्नमेंट से, तो ऑब्वियसली इनको कुछ ना कुछ तो करना ही था इसको पूरा करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि साइमन जो थे, थियोडोर साइमन, उनकी हेल्प के साथ लेकर एक टेस्ट बनाया, जिसमें इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को चेक करने के लिए वो टेस्ट बनाया था। जैसे मेमोरी, इमेजरी, इमेजिनेशन, अटेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, इस तरह की चीज़ें। उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ भी था, उसमें मोटर एबिलिटी भी थी। तो थियोडोर साइमन और बिने दोनों ने मिलकर पहली बार ये टेस्ट बनाया था, जिसको उन्होंने बोला था उसका नाम इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये था 1905 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। फिर ये टेस्ट लेके उन्होंने वहाँ पे स्कूल में वो करा था, डिफरेंशिएट किया था कि कौन से बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है। अब इस टेस्ट में क्या था, इसमें 30 आइटम्स थे। आइटम्स का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चंस हो गए एक तरीके से। 30 आइटम्स थे, और ये इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं था। जैसे अगर ये आज की डेट में देखा जाए तो ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है टेस्ट, इसमें बहुत सारी कमियां थी टेस्ट में। फायदा क्या हुआ था कि इस टेस्ट बनने के बाद एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला था ये, कि लोगों को अब क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू आप इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते थे। मतलब लोगों को लैब में जाके चीजें यूज करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन एयर फिल करके या इंटरव्यू का आंसर देख के लोगों की इंटेलिजेंस आप पता कर सकते थे। ये फायदा हुआ, थोड़ा ईजी हो गया था। फिर क्या हुआ, इनका टेस्ट हो गया पुराना, आउटडेटेड हो गया, और भी नई चीजें आने लगी, जैसे कि एज नहीं थी उसमें, एज वाइज नहीं था, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए था, बड़ों के लिए नहीं था। इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, तो इनका टेस्ट हो गया आउटडेटेड। फिर इन्होंने दोबारा रिवाइज किया 1908 में, और वो स्केल दोबारा रिवाइज किया गया। और 1911 में क्या हुआ, उसकी सेकंड रिवीजन हुई। तो 1908 थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो स्केल था, टेस्ट था, वो रिवाइज हुआ था। और जब 1911 में दोबारा तीसरी बार रिवाइज हुआ, तो इन्होंने उसको एडल्टहुड तक बना दिया, क्योंकि पहले सिर्फ बच्चों के लिए था, एडल्टहुड तक बना दिया था। ठीक है। उसके बाद आए 1912 में लुइस टर्मन। इन्होंने क्या किया था, लुइस टर्मन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बिगैन रिवीजन ऑफ द 1911 बिने स्केल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1916 एंड वाज एंटाइटल्ड द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। अब आपने इस स्केल का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा कि ये यूज बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली इन्होंने किया क्या, जो यहाँ पे 1911 में जो तीसरी बार रिवाइज हुआ था स्केल, जो टेस्ट बिने का, उसी को उठाया, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया यहाँ पे, और दोबारा रिपब्लिश कर दिया 1916 में, और ये ज्यादा बेटर था। और इसका नाम डाल दिया स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे लुइस टर्मन। इस स्केल के बहुत वो थे, वो एडवांटेजेस थे इसके। इसमें क्या था कि पहली बार इसको बहुत फर्स्ट सीमिंगली मोस्ट सिंपलिस्टिक वाज इट वाज मोर कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई थी जो पहले नहीं थी। दूसरा एडवांटेज ये था कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत अच्छे से यूज किया हुआ था। स्टैंडर्डाइज करने का जो होता है तरीका, कि जैसे हम जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्लूड कर सकें स्टैंडर्ड वे में। उसके बाद तीसरा एडवांटेज ये था कि इसके साथ एक मैनुअल भी थी, जिसको आप समझ के कि अंडरस्टैंड कर सकते हो उस टेस्ट को कैसे एक्चुअली में करना है। तो ये 3 फायदे हुए जब स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल आया। फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, आईक्यू का नाम नहीं लिया गया था। ये हुआ था जब आफ्टर दिस टेस्ट वाज डेवलप 19 जब ये बन रहा था, उससे पहले की बात है। स्टर्न जो थे 1912 में, इन्होंने इंटेलिजेंस क्वेश्चन की भी बात की थी। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का क्या था, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का ये फॉर्मुला है जिसमें मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज होती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग वाज अडेप्टेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और ये चीज क्या हुआ था, 1916 वाले इसमें इंक्लूड करी गई थी। ठीक है। अब स्टर्न ने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन एक होता है जिसमें हमारी मेंटल एज, मतलब कि हम कितने एज तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी मेंटल एज हो गई, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कि एक्चुअल एज है जो हमारी, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन आ जाएगा। ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टैनफोर्ड बिने में इंक्लूड किया गया था, क्योंकि वो बाद में आया था स्टैनफोर्ड बिने, पहले इन्होंने अपना आईक्यू का कॉन्सेप्ट दे चुके थे। अब इसमें मेंटल एज कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे टेस्ट में, कि 5 साल का बच्चा इतने क्वेश्चन कर सकता है, 6 साल का इतने, 10 साल का इतने, 15 साल का इतने। तो सपोज कोई बच्चा जो 10 साल का है, लेकिन उसने 12 साल तक के वो कर लिए, क्वेश्चन कर लिए 12 साल वाले भी, तो उसकी मेंटल एज 12 हो जाएगी, लेकिन क्रॉनिकल एज तो उसकी, क्रोनोलॉजिकल एज तो उसकी 10 ही साल है ना। तो 12/10 इंटू 100 करेंगे तो उसका आईक्यू आ जाएगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में ये बताया हुआ इन्होंने कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी इस चीज़ का जो यूज़ हुआ था मेंटल टेस्ट का। इसमें क्या हुआ था, जो कमिटी थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कमिटी थी, वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट एम यर्किस, प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर रैपिड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्मी पर्सनल। तो जैसे आर्मी वालों के एग्जाम होते हैं ना, वैसे इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जल्दी से इनको अपने लिए वो चाहिए था, आर्मी के लिए लोग चाहिए थे, इनके पास मैन पावर कम थी, तो फटाफट से इनका इंटेलिजेंस टेस्ट लेके इनको सेलेक्ट किया गया था अपनी आर्मी में डालने के लिए। तो ये है इसकी हिस्ट्री, जिसमें आपको ये नाम भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, रॉबर्ट एम यर्किस। अब ये आ गए असेसमेंट क्वेश्चन जो आप करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर से मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। मेजर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट में, इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब है जो आप किसी पर्सन पे वन टाइम में एक ही पर्सन पे कर सकते हो। ग्रुप टेस्ट का मतलब है जो पूरे ग्रुप के ऊपर एक साथ किया जा सकता है।
So for example, the intelligence test which was made by Simon and Binet, that intelligence test is considered as an individual test, because वो जो टेस्ट उन्होंने बनाया था अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने, दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली एट 1 पर्सन एट अ टाइम. सो एडमिनिस्टर्ड ओनली एट 1 पर्सन एट अ टाइम मीन्स एक पर्सन पे एक ही बारी में वो एडमिनिस्टर मतलब कि टेस्ट लिया जा सकता है. दूसरा जो ग्रुप टेस्ट है उसका एग्जांपल है जो हमने पढ़ा था कि आर्मी के पर्सनल जब सेलेक्ट करने थे वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उस टाइम पे कुछ टेस्ट लिए थे लोगों के और उसमें से उन्होंने आर्मी के लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था. वो जो टेस्ट होता है उसको ग्रुप टेस्ट बोलते हैं. तो एक तो क्लासिफिकेशन हो गई इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट. सेकंड क्लासिफिकेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट. वर्बल का मतलब है वर्बल आइटम्स में जैसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी बोलते हैं उनको, वर्बल टेस्ट को हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है, वर्बल टेस्ट में रिटन लैंग्वेज का यूज होता है और उसमें जैसे लिख भी सकते हैं. पेपर पेंसिल मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट इट, आइदर आप वर्बली बोल के या फिर आप उसको लिख के टेस्ट करते हो. तो या तो आप कुछ बोल के बता रहे हो या आप लिख के कर रहे हो, तो उसको वर्बल बोलते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट बोलते हैं. सेकंड कैटेगरी इज नॉन वर्बल टेस्ट. नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोला जाता है नॉन वर्बल टेस्ट को. परफॉर्मेंस टेस्ट में लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है. जैसे एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट द आइटम्स इन अ पर्टिकुलर एंड डिजायर्ड मैनर. तो जैसे कभी आपने रीजनिंग के टेस्ट दिए होंगे जिसमें कुछ सिंबल्स होते हैं और आपको बोला जाता है कि अगर इस तरह से ये सीरीज चल रही है तो उसमें नेक्स्ट सिंबल कौन सा आएगा. तो वो एक तरीके का परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसमें लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, बस आपको जो भी चीजें होती हैं उनको किसी तरीके से मैनिपुलेट करना होता है. हेंस सच टेस्ट कैन बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड ऑन इलिटरेट. तो ये जो नॉन वर्बल टेस्ट है इसकी एडवांटेज ये है कि जो कोई इलिटरेट भी है अगर या कोई डेफ भी है तो उसके लिए भी ये टेस्ट यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें बोलना और सुनने की जरूरत नहीं होती है. सम ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्ट क्लेम कैन बी सुटेबली यूज्ड एज पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. अब कल्चर फ्री और कल्चर बायस एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको बताया था. कल्चर बायस का मतलब है अगर कोई टेस्ट एक ही लैंग्वेज में बना हुआ है तो वो दूसरे लैंग्वेज के लोग उसको टेस्ट को नहीं दे पाते हैं, मतलब वो टेस्ट कल्चर बायस है. लेकिन जो परफॉर्मेंस टेस्ट है इस तरह का, ये कह रहे हैं कि ये कल्चर फ्री होता है. कल्चर फ्री मतलब इसमें कोई भी कल्चर का पर्सन हो ये टेस्ट होकर जाता है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती. सो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि वो कल्चर फ्री या कल्चर फेयर भी बोला जाता है इनको, या क्रॉस कल्चरल भी बोला जाता है. ये सारे एक ही सिनोनिम है, कल्चर फ्री, कल्चर फेयर, कल्चर रिड्यूस्ड या क्रॉस कल्चर टेस्ट. अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस स्केल्स के ऊपर. सो पहला है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, जो पर्टिकुलर टेस्ट जो यूज होता है उसके लिए इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए. ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि स्टैनफोर्ड बिने की जो इंटेलिजेंस स्केल था उसको टर्मन ने रिवाइज किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके. जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था अल्फ्रेड बिने ने थियोडोर साइमन के साथ, उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुइस टर्मन ने उसको क्या किया था, उसको रिवाइज किया था. रिवाइज स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल बोलते हैं. जैसे द रिवीजन इंक्लूडेड 2 अल्टरनेट फॉर्म्स. अब जब वो रिवाइज किया गया था उसको तो उस टेस्ट के 2 अलग अलग फॉर्म बन गए थे. एक था एल फॉर्म और एक था एम फॉर्म. मतलब कि उसी टेस्ट में से एक वर्जन था एल वाला और एक वर्जन था एम वाला जो रिवीजन थी उसमें. और दोनों में ही 129 आइटम्स थे. 129 आइटम्स का मतलब है 129 क्वेश्चंस या इस तरह की चीजें होंगी जिसपे परफॉर्म करना है सब्जेक्ट को. फिर उसके बाद थर्ड रिवीजन हुई थी. द थर्ड रिवीजन ऑफ स्टैनफोर्ड बिने केम आफ्टर टर्मन्स डेथ. फिर लुइस टर्मन की डेथ के बाद एक और बार इसको रिवाइज किया गया था. एंड द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल फॉर्म एल एम वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर एंड इट इंक्लूडेड अ स्टैंडर्ड डेविएशन इंटेलिजेंस क्वेश्चन विद अ नॉर्मेटिव मीन ऑफ 100. तो जब ये थर्ड टाइम रिवाइज हुआ था तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था. और इस जो थर्ड रिवीजन थी उसका जो नॉर्मेटिव मीन था, मीन जो आता है जो स्कोर्स की जो एवरेज आती है वो 100 थी और स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 16 का. एंड दिस वर्जन ऑल्सो इंक्लूडेड 142 पर्टिनेंट आइटम्स फ्रॉम द प्रीवियस 2 फॉर्म्स. और इसमें कितने आइटम्स थे, 142 आइटम्स थे जो थर्ड रिवीजन हुई थी. फिर उसके बाद दोबारा इसकी रिवीजन हुई फोर्थ रिवीजन. एंड फोर्थ रिवीजन में भी कुछ चेंजेस हुए थे. पहली बात तो ये थी कि जो फॉर्म एल और एम था पुराने थर्ड रिवीजन वाला वो सेम था, कुछ चीजें तो सिमिलर थी. द ग्रेटेस्ट एडवांस ऑफ द फोर्थ एडिशन वॉज लाइक द फिफ्थ एडिशन. द फोर्थ एडिशन वॉज बेस्ड ऑन हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली. जो फोर्थ एडिशन आया था जिसको इन्होंने SB4 बोला हुआ है, दैट इज स्टैनफोर्ड बिने स्केल 4. उसमें जो भी इनका जो फॉर्म था, जो भी उसका जो बेसिस था वो टेस्ट बनाने का, उसमें इन्होंने हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया था. द 4 मेन एरियाज उसमें जो असेस करते थे, 4 मेन एरियाज इंटेलिजेंस के, एक था वर्बल रीजनिंग, दूसरा था विजुअल रीजनिंग, तीसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड चौथा शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो ये 4 चीजें इसमें चेक करी जाती थी. और इसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ साथ कंपोजिट स्कोर्स भी आते थे, तो स्कोर्स भी निकल के आते थे जिससे ये वोकैबुलरी वगैरह भी चेक करते थे. ना लेटेस्ट जो वर्जन है उसका जिसको बोलते हैं SB5, दैट इज स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल 5th एडिशन, डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम SB4. SB4 और SB5 में फर्क है. एंड इसमें फर्क क्या है, जो SB5 है वो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बना है, किटेल हॉर्न कैरल इंटेलिजेंस मॉडल. इसको बोलते हैं किटेल हॉर्न कैरल कॉग्निटिव थ्योरी या इंटेलिजेंस मॉडल. अब ये एक्चुअली है क्या, ये CH3 इंटेलिजेंस मॉडल क्या है जिसके बेस पे ये SB5 बना है. इसमें ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो लेवल्स में डिवाइडेड है. तो ये बोलते हैं जो पहला लेवल है हमारी इंटेलिजेंस का वो है जनरल लेवल. जनरल लेवल यानी कि G फैक्टर, जो स्पीयरमैन की थ्योरी में भी हमने देखा था कि पहला जो लेवल है इंटेलिजेंस का वो जनरल लेवल है. दूसरा जो लेवल उसमें आता है जिसको ये बोलते हैं ब्रॉड लेवल, BROAD, ब्रॉड लेवल. उसके अंदर इन्होंने 4 तरह की इंटेलिजेंस वो करी है. एक तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज मैंने आपको बताया है कौन सी होती है. फिर उसके बाद उसमें इन्होंने डाला है फ्लूइड इंटेलिजेंस. तीसरा इन्होंने उसमें डाला है मेमोरी.
और चौथा इसमें डाला है प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला जो मॉडल है जिसके बेस पे SB5 बना है, ये मॉडल कहता है कि हमारे इंटेलिजेंस का पहला लेवल है जनरल इंटेलिजेंस जी फैक्टर, दूसरा लेवल है ब्रॉड इंटेलिजेंस जिसमें क्रिस्टलाइज आ जाती है जो कि फैक्ट से रिलेटेड होती है, फ्लूइड आ जाती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होती है, मेमोरी आ जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड आ जाती है। और लास्ट में एक तीसरा लेवल और है, ये थ्योरी में 3 लेवल्स हैं, थर्ड लेवल और है जिसको ये बोलते हैं स्पेसिफिक, जिसको एस फैक्टर बोलते हैं, तो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो ये 3 लेवल होते हैं इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इसी के बेस पे SB5 बना है। अब नाउ SB5 इज यूज्ड टू असेस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन इंडिविजुअल्स बिटवीन एजेस ऑफ 2 to 89। ये इंपॉर्टेंट है, SB5 जो है वो 2 साल के बच्चों से लेके 89 ईयर्स तक के लोगों पे यूज किया जा सकता है। एंड इसके अंदर 10 सबस्केल्स हैं, इट कंटेन्स 10 सबस्केल्स। द 3 एरियाज असेस्ड बाय SB5। अब SB5 में क्या 3 चीजें चेक करी जाती है, जनरल कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो जी फैक्टर मैंने बोला आपको, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस आ जाती है, 5 CHC फैक्टर्स फॉर्म इनटू ग्रुप्स अलॉन्ग विद वर्बल नॉन वर्बल मेजर्स। तो इसमें जनरल आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग चेक होती है, प्लस आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस चेक होती है, उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं ये सब चीजें। ओके, नाउ जो 5 CHC फैक्टर्स ये बोल रहे हैं, इसमें जो इन्होंने 5 CHC फैक्टर्स लिए हैं वो कौन से हैं, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी। अब यहाँ देखो मैंने भी आपको यहाँ पे यही सेम चीज बताई थी, अगर आप मैच करोगे, फ्लूइड रीजनिंग यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस, नॉलेज यानी कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव हो गई जो स्पेसिफिक होती है, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग हो गई यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड, और मेमोरी हो गई। तो यही 5 चीजें मैंने आपको यहाँ बताई थी जनरल के अलावा, और यही 5 CHC फैक्टर्स हैं जो SB5 स्केल में मेजर किए जाते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नोट करनी है। पहली बात तो इसकी एज, प्लस ये किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, इसमें 10 सब स्केल्स हैं, और ये 5 चीजें जो इसमें चेक करी जाती है, असेस करी जाती हैं। Composites and subtests of SB5। अब इसमें 5 composite scores with verbal and non-verbal test led for a 10 subscales। अब यहाँ पे वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेस्ट का, जैसे फ्लूइड रीजनिंग की अगर बात कर रहे हैं, फ्लूइड रीजनिंग यानी हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रिक्वायर्स द एबिलिटी टू सॉल्व नॉवल फिगर प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ पिक्चर। अब इसमें क्या होता है, कुछ नई प्रॉब्लम फिगर प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, कोई जैसे फिगर्स वगैरह देके उसको, जैसे आपको वो एग्जाम में भी कई बार आता है कि इस ट्रायंगल के अंदर, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इस टाइप की चीजें फ्लूइड रीजनिंग में आती है। या फिर सीक्वेंस में लगाना है पिक्चर को कि 4 दिए हुए, चौथी पिक्चर कौन सी आएगी, यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना, क्योंकि ये फ्लूइड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। और ये तो हो गया नॉन वर्बल में क्या करना होता है। अगर वर्बल है तो उसमें क्या होता है, रिक्वायर्स द एबिलिटी टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन यूजिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो रीजनिंग का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, आइदर डिडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव रीजनिंग, दोनों का यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये वर्बल में ये चीजें आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने की भी जरूरत पड़ती है, तो बोल के या लिख के बताना पड़ता है। नॉन वर्बल में आपको बोलना लिखना नहीं होता है, जस्ट आपको फिगर्स का यूज करके सॉल्व करनी होती है प्रॉब्लम। नॉलेज का क्या करते हैं, नॉलेज में क्या होता है, जैसे कि रिक्वायर नॉलेज अबाउट कॉमन सिग्नल्स, एक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई। तो कुछ आपको सिंबल्स देंगे, आपको उन सिंबल्स का मतलब बताना है, इससे पता चलेगा आपको कितनी नॉलेज है। जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल बना होगा, आपको बताना है कि उस सिग्नल का क्या मतलब है, इस टाइप से। इसमें क्या होता है वर्बल में, रिक्वायर्स द एबिलिटी टू अप्लाई एक्यूमुलेटेड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। जैसे इसमें आपकी वोकैबुलरी चेक की जाती है, आपके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, वर्ड मीनिंग्स पूछे जाते हैं, इस टाइप से। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या करते हैं, जैसे आपको सॉल्व करनी होती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो एबिलिटी टू सॉल्व डिफिकल्ट प्री मैथमेटिक, अर्थमेटिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथमेटिकल टास्क होता है जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें, क्योंकि ये वर्बल है ना, वर्बल में वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब विजुअल स्पेशल जो है उसमें क्या करते हैं, विजुअल और स्पेशल मतलब देख के आप समझ लेते हो चीजों को या स्पेसिस वगैरह को समझ लेते हो। तो इसमें जैसे पजल्स टाइप की चीज सॉल्व करने के लिए दी जाती है, या आपको पैटर्न्स कंप्लीट करने होते हैं, इनकम्प्लीट पैटर्न्स दिए जाते हैं, उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस है। वर्बल में क्या होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स यूजिंग, जैसे आपने एक बार ये किया भी होगा कि 2 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, आपको दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इस टाइप से। एंड देन कॉमन विजुअल स्पेशल टर्म जैसे बिहाइंड एंड फादर्स, तो इसमें आपको आपकी स्पेशल नॉलेज का यूज करते हैं, तो पूछा जाता है कि कौन सी चीज के बिहाइंड क्या रखा हुआ है, फारदेस्ट क्या है, नियरेस्ट क्या है, इस टाइप से आपकी वोकैबुलरी भी चेक हो जाती है, प्लस आपकी स्पेशल एबिलिटी भी चेक हो जाती है वर्बल में। वर्किंग मेमोरी में क्या करते हैं, वर्किंग मेमोरी में अगर नॉन वर्बल में देखें तो इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू सॉर्ट विजुअल इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड डू टू डेमोन्स्ट्रेट शॉर्ट टर्म एंड वर्किंग मेमोरी स्किल्स फॉर टैपिंग सीक्वेंसेस ऑफ ब्लॉक। तो इसमें जैसे आपको कोई एक सीक्वेंस दिखाई जाएगी, कोई वीडियो दिखाएंगे या कोई ऐसे परफॉर्म करके दिखाएगा कि एक के पीछे एक ऐसे सीक्वेंस में ये ब्लॉक्स रखे जाएंगे, फिर उसको हटा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि अब आप रख के दिखाओ कैसी सीक्वेंस में रखा था। इससे क्या होगा, आपकी वर्किंग मेमोरी चेक होगी कि आपको वो कितनी देर तक याद है कि किस सीक्वेंस में वो रखा हुआ था।
नॉन वर्बल में क्या, इसमें वर्बल में क्या होगा, वर्बल में जैसे आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट दी जाएगी याद करने के लिए, आपको उन वर्ड्स को रिकॉल करना है। तो इस तरीके से इस टेस्ट में ये 5 चीजें चेक करते हैं, दोनों तरीके से चेक करते हैं, नॉन वर्बली भी यानी कि परफॉर्मेंस का यूज करके और वर्बली भी। स्कोरिंग कैसे होती है अब इसकी, इट कैन बी हैंड स्कोर्ड, मतलब आप उसको मैनुअली स्कोर कर सकते हो उसको, या फिर आप स्कोरिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो इसमें। इसमें 10 सबसेट्स ऑफ स्कोर्स होते हैं, स्केल स्कोर्स हैव अ मीन ऑफ 10, तो मीन इसमें 10 लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 और रेंज होती है 1 to 19। अब ये जो टर्म्स मैंने यहाँ यूज किए हैं, अगर आपको इन सबका मतलब नहीं पता है तो इसके लिए आपको मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने स्टैटिस्टिक की अभी थोड़े दिनों पहले ही वो करी है, अपलोड करी है। उसमें आप ये देखना, मैंने बताया हुआ है कि मीन का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन का और रेंज का क्या मतलब है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी वीडियो समझने के लिए, स्टैटिस्टिक्स वाली। मैं आपको उसकी फर्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन आपको बाकी उसकी सीरीज प्लेलिस्ट में से देखनी पड़ेगी ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए कि ये मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रेंज क्या होता है। These subset scores combine to form 4 types of composite scores. ये स्कोरिंग का इन्होंने तरीका बताया है कि पहले सबसेट स्कोर्स निकलते हैं, मतलब 5 चीजों के अलग अलग स्कोर निकलते हैं, जो 5 चीजें हम चेक कर रहे हैं, फिर उसको कंबाइन करते हैं ये सब सारे सबसेट स्कोर्स को और उसका एक कंपोजिट स्कोर निकलता है। ठीक है, कंपोजिट स्कोर का जो मीन उन्होंने लिया है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया 15, ये निकाला जाता है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज ये सब कैलकुलेट करके निकाला जाता है, जो आपको वो वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। नॉन वर्बल टेस्ट का क्या है, 2 डोमेन्स थे हमने ऊपर देखे थे, नॉन वर्बल आईक्यू टेस्ट है, एक वर्बल आईक्यू टेस्ट है। तो नॉन वर्बल में भी 5 तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं, वर्बल में भी लिए जाते हैं, जो हम ऊपर टेबल में देख चुके हैं। चेंज सेंसिटिव स्कोर्स, use item response theory scaling to convert raw scores on total on the composite describe into criterion level ability. The scales as with their norm reference score have excellent vision property. अब इसमें क्या है, ये जो रॉ स्कोर्स होते हैं, रॉ स्कोर्स मतलब जो स्कोर्स आपके आए हैं, जो आपने यहाँ पे जो जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया है उनके कुछ स्कोर्स आए होंगे हर एक टेस्ट में, जैसे 5 स्कोर्स उसके इसमें आए होंगे नॉन वर्बल में और 5 वर्बल में, तो ये जो स्कोर होते हैं ये रॉ स्कोर होते हैं। इन रॉ स्कोर को चेंज किया जाता है, ये रॉ स्कोर जो होते हैं हमें इन्हें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के ऊपर कर रहे हैं, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि वो उसमें हर एक पर्सन कैसे फिट होता है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती है, ये स्टडी स्टैंडर्ड उसके लिए होती है, स्टैंडर्ड नॉर्म निकालने के लिए। तो ये जितने भी रॉ स्कोर्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है एक दूसरे स्कोर में, और वो चेंज जो हम करते हैं वो करते हैं सीएसएस में, सीएसएस मतलब चेंज सेंसिटिव स्कोर्स। सीएसएस में चेंज करने का फायदा ये होता है कि आप उसके जो मीन है, उसको मीन मतलब एवरेज हो गया, उनको आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो रॉ स्कोर होता है इसको सीएसएस में चेंज किया जाता है, उसके बाद उन स्कोर्स को आप कंपेयर करते हो ये देखने के लिए कि वो स्टैंडर्ड नॉर्म से, नॉर्म यानी कि जो एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है उससे कितना डेविएट कर रहा है। तो इस तरीके से ये टेस्ट में हम स्कोरिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेस्टलर्स का इंटेलिजेंस स्केल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। वेस्टलर्स इंटेलिजेंस स्केल पढ़ेंगे आज, और जो पहला वेस्टलर्स इंटेलिजेंस स्केल था वो आया था 1939 में। उसके बाद इसके बहुत सारे रिवीजन्स हुए हैं, और 1 2 3 4 ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे इन्होंने ईयर वाइज जो रिवीजन हुआ है। और इस टेबल में इन्होंने बताया हुआ है कि एडल्ट के लिए अलग स्केल है, मतलब इंटेलिजेंस टेस्टिंग का अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है, और प्री स्कूल के लिए बिल्कुल अलग है। प्री स्कूल जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2 to 7 ईयर्स में आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है। एडल्ट का मतलब कितने साल हो गए, 16 से लेकर 90 साल के बीच के लोग हो गए। तो ये जो एडल्ट वाला है ये 16 to 90 ईयर्स के लोगों के लिए ये है। ये रिवाइज होके ये लास्ट में WAIS 4 जो हुआ है वो 2008 में रिवाइज हुआ है, ये ईयर है जो साथ में दिया हुआ है। स्कूल गोइंग का एज है 6 to 16 ईयर्स, ये वाला। और उसके बाद है प्री स्कूलर का 2 to 7 ईयर्स वाला, जो यहाँ पे है प्री स्कूलर का। तो ये लास्ट एडिशन, इसका 3rd एडिशन है 2002 का, और इसका 4th एडिशन है 2003 का। तो इस तरीके से ये बहुत सारे रिवीजन्स के बाद ये 3 कैटेगरीज में जो स्केल बने हैं वेक्सलर के इंटेलिजेंस स्केल। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लिनिकल साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटेलिजेंस स्केल है। मतलब कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया चाहे वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हो गया, जो स्कूल में जो बच्चों के ऊपर जो यूज करते हैं जिसका, वो ये वेक्सलर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये वाला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन क्या दी थी, वेक्सलर ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था, दैट इंटेलिजेंस इन अ जर्नल बिहेवियर टर्म इज द कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो ये उनकी डेफिनेशन थी कि किस तरीके से हम एक्ट करते हैं पर्पसफुली, किसी पर्पस को लेके, कैसे हम बहुत रैशनली सोचते हैं, और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट से डील करते हैं। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी वेक्सलर ने इंटेलिजेंस की। और ये भी मानते थे कि इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक भी है, जर्नल तो है, जर्नल बिहेवियर तो है इंटेलिजेंस सबका, लेकिन वो स्पेसिफिक भी है बिकॉज उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अलग अलग जिनसे मिलजुल के वो बना हुआ है। So factor analytic researches of intelligence test scores also suggests that intelligence is composed of self. तो इनके टेस्ट में जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ये जर्नल तो लेके चलते हैं इंटेलिजेंस को, कि हमारा एक जर्नल बिहेवियर होता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट पे के साथ अडेप्ट करते हैं। प्लस इन्होंने अपने इसमें स्पेसिफिक एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए भी स्केल्स बनाए थे। तो इसका मतलब इनका मानना था कि जर्नल वो भी होता है और स्पेसिफिक एबिलिटीज दोनों होती है इंटेलिजेंस में। अब इनका जो